नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी फसलों का मौसम चल रहा है। बुवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। चने की फसल भी काफ़ी दिनों की हो गई है। किसान भाइयों, आप रबी फसलों की जब खेती करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं? समय पे जुताई करते हैं, फिर कई बार जुताई के बाद कभी कभी पलेवा करते हैं, फिर इसके पश्चात आप उत्तम बीज बोते हैं, समय पर खाद और सिंचाई भी करते हैं। लेकिन कीट और जो रोग होते हैं वो आपकी सब फसल को चौपट कर देते हैं, आपकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको हमारे प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसल चने के बारे में बताएंगे कि चने में कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं, उनके कैसा प्रबंधन करना चाहिए। इस तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय बालाघाट से डॉक्टर धनेश जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप भी जानते हैं कि चने की फसल इस साल बहुत बढ़िया है और हमारे प्रदेश में दलहनी फसल में तो प्रथम स्थान है पूरे देश में। जी। और चना के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। जी। पर कभी कभी ये देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं और बाद में रोग और कीट उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि चने की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं। दिनेश जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। चने की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो चने में यदि रोग ना आए तो बहुत बम्पर उत्पादन हो। किसान भाई, वैसे तो देखा जाए कि इसमें 3 प्रकार के रोग आते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई जनरल भाषा में यही बोलते हैं कि ये उकटा आ गया। एक्चुअली 3 प्रकार से 3 अलग अलग परिस्थितियां हैं जिस समय यह रोग आते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के फफूंदों से आते हैं। जब हम चने की बुआई करते हैं तो उसके 1 महीने तक, जब चना हमारा बहुत छोटा होता है और जब चना सूखता है तो हम बोलते हैं उगर गया है ये चना। तो जो उगरा है यह एक फफूंद आता है फ्यूजेरियम कर, उस फफूंद की वजह से यह सूखता है। अभी तापमान, रात का तापमान बहुत कम है और अब तापमान बढ़ेगा, दिन में तापमान तेज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी से जो लगा हुआ तना वाला भाग होता है, वहाँ पर आप देखेंगे उसके जो कॉलर रीजन, जैसे हमारे मिट्टी और तने के जो बीच की भाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉलर। तो उस भाग में आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद प्रकार के फफूंद दिखाई देता है। तो वह होता है, वह दूसरे फफूंद की वजह से आता है, उसको बोलते हैं एक स्क्लेरोशियम की वजह से। और किसान भाई, क्योंकि यह प्रश्न आपने बहुत उचित सही समय पर किया है, जब हमारा चना घेंटी बनने पर आता है तो उस समय भी चना हमारा सूखेगा। जब वह सूखेगा तो वह अलग प्रकार का फफूंद रहता है, वह एक राजकटोनिया करके फफूंद आता है जिसकी वजह से चना वह सूखता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के जो फफूंद होते हैं, 3 अलग अलग परिस्थिति में यह चने को सुखाने का काम करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो चने की फसल में आते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। देखा जाए तो यह कीटों की यदि हम बात करें तो चने में चने की इल्ली, यह बहुत ही हमारे प्रॉब्लमेटिक बोलना चाहिए, बहुत ही समस्या की होती है। और यह चने की इल्ली जो होती है हमारी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, इसका जब वैज्ञानिक नाम है, यह हमारे जब चना घेंटियों पर बनना शुरू होता है उस समय जब घेंटियों के अंदर से चना खा लेते हैं तो बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात यदि हम करें तो यह वैसे तो इल्लियाँ आ चुकी होंगी, कई किसान बंधु हमारे स्प्रे भी कर चुके होंगे, लेकिन किसान बंधुओं को यही बताना चाहूँगा कि चने की इल्ली ही एक मेजर मात्र ऐसा हमारा कीड़ा है जो चने में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कीटों की बात। अब सबसे बड़ी बात है कि उनको नियंत्रण कैसे करें, तो रोगों की पहले बात करते हैं। अभी आपने 3 प्रकार के उकटा रोगों के बारे में बताया। जी। तो पहले उकटा रोग के बारे में ही बता दीजिए, आप कैसे उसका प्रबंधन या नियंत्रण होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चना हमने बोनी किया और बोनी करने के बाद हम पानी, एक बार जहाँ पानी देकर आगे बढ़े हैं और देखा 10 दिन बाद हम जाकर देखते हैं या 7 दिन बाद या 5 दिन बाद जाकर देखते हैं तो चना अंकुरित हुआ और एकदम से उगर जाता है। तो भाई सबसे बात तो ये है कि हमने 3 प्रकार के फफूंदों के बारे में अभी चर्चा की, तो उसको पहचाने कैसे। तो उसकी पहचान का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही साधारण तरीका है कि जब हम खेत का भ्रमण करते हैं और जब हमने जैसे ही बोनी किया है तो बोनी करने के बाद हमने देखा पौधा उगर गया है, तो आप पौधे को उखाड़ कर देखें और उसकी एक जड़ को फाड़ कर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे
कि अंदर काली काली धारियाँ दिखाई देती हैं। जो हमने फफूंद की बात की, वो फफूंद का काम ये होता है कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं, उसमें जाइलम जो हमारा पानी खाद पौधे को पहुंचाती हैं, वो जो नली होती है, उस नली को वो चौक कर देती हैं फफूंद के माध्यम से। तो जो नली को हम जब फाड़ते हैं, बीच में से देखते हैं, तो देखेंगे कि वह पूरी पूरी काली हो जाती है, और जिसकी वजह से ये रोग हो हमारा ये उकटा रोग आता है। तो उस समय ये कॉलर रॉट की समस्या आती है। तो उसकी मैंने सीधी पहचान आपको बताई है कि जो कॉलर रीजन है, या मट्टी वाला जो एरिया है, मट्टी से जो तना जहाँ पर जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जो हैवी सॉइल होती हैं, उसमें दरारें आना भी शुरू हो जाती हैं जब तापमान अधिक बढ़ता है। तो उस समय ये आप देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद फफूंद दिखाई देती है, जिसकी वजह से यह रोग आता है। तीसरी बात, जब हम चना घेंटी पर आएगा, तो जब घेंटी पे जब चना आता है और जब पौधा एकदम सूखता है, तो हम किसान बंधु ये बोलते हैं कि भाई उकटा आ गया, उगरा आ गया। तो ये ड्राई रूट रॉट होती है। इसकी पहचान सीधी है कि जब चना बहुत ज़्यादा घेंटियों पर आ जाएगा, जनवरी फरवरी के समय आपको देखने को ज़्यादातर ये मिलता है। तो जैसे ही घेंटियों पे चना आ जाएगा, और उस समय आप पौधा एकदम से सूखेगा, पानी दिया हमने, सब कुछ दिया, लेकिन पौधा एकदम से सूख जाता है। तो जब हम पौधे को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो आसानी से उखड़ता नहीं है, पहली बात। और उसकी जब हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे, तो कुछ जड़ें तो टूट जाती हैं। और तीसरा, जड़ों को अब जब देखेंगे तो काली काली जड़ हो जाती है पूरी। और काली जड़ को जब हम हल्का सा एक प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, माचिस की तीली जैसे तोड़ते हैं, अपन तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो सूखी लकड़ी में टूटने की आवाज़ आती है, कड़क कर कर आवाज़ आती है। तो यह किसान बंधु, यह हमारे राइजोक्टोनिया की वजह से आती है कि वह उसमें अच्छे हार्ड हो जाती है, और जैसे ही आप तोड़ने की कोशिश करोगे काली जड़ को, तो वह सूखी लकड़ी की तरह आवाज़ आएगी। यानी आप पहचान कर सकते हो कि यह राइजोक्टोनिया की वजह से हुई है। जी जी। और ये तीनों जो इतनी बीमारियां हैं, ये तीनों की तीनों मृदा जनित बीमारियां हैं। ज़्यादातर ये मृदा में इसके फफूंद होते हैं, और जैसे उसको सुटेबल क्लाइमेट मिला, टेम्परेचर मिला, पानी मिला, और यह पौधे को ग्रसित कर देते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी पहचान तो सरल है। अगर जड़ पे कोई वार होता है, चाहे वो पौधा हो या कोई फसल हो, तो निश्चित तौर से वो उकस जाएगी और उससे नुकसान हो जाता है। तो फिर डॉक्टर साहब, इसका फिर नियंत्रण कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसीलिए आजकल हम लोग जो बात करते हैं, समन्वित नियंत्रण की बात करते हैं। क्योंकि किसान बंधु हमारे साथ क्या है, हमारे जो जितने भी चना उगाने वाले किसान बंधु हैं, ज़्यादातर वह बीज अपने घर का ही प्रयोग करते हैं। और घर का बीज जब प्रयोग करते हैं, तो हमारे किसान बंधुओं को सबसे पहले चाहिए कि वह बीजोपचार जरूर करें। बिना बीजोपचार के बुआई नहीं करनी चाहिए। बीजोपचार के लिए आपको चाहिए कि उसमें आप कोई ना कोई फफूंदनाशक, बावस्टिन पाउडर है, 1 ग्राम मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें हैं। और उसमें पानी, या 2 प्रकार से इसमें बीजोपचार किया जा सकता है। एक तो गीला बीजोपचार किया जा सकता है, कुछ लोग सूखा करने की कोशिश करते हैं। तो 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको ड्रम में चलाकर या बोरी में फैलाकर आप उसका बीजोपचार करें। उसके बाद ही इसकी बोनी करें। दूसरी बात हम करेंगे कि एक बार यदि ये उगरा रोग आ जाता है, तो तो यह कंट्रोल में नहीं आता, ये इसका प्रबंधन बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। तो किसान बंधुओं को चाहिए कि कुछ हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको वो अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से नियंत्रण हो पाएगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि नियंत्रण करने के पहले अगर कुछ सावधानियां हमारे किसान भाई बरतें, तो निश्चित तौर से खर्च भी कम होगा और पैदावार भी आएगी। किसान भाइयों, आगे हम कीट की बात करेंगे, पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों, हमारी कृषि आधुनिक हो। इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अभी बता रहे थे कि रोग कौन कौन से रोग होते हैं, उनका कैसे नियंत्रण होता है।
डॉक्टर साहब ये तो हो गई वो 3 प्रकार के रोगों के बारे में, और इनके प्रबंधन अगर किसान करना चाहे, जी आम किसान, तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसान बंधु जब भी कभी बोनी करते हैं तो पहले बीजोपचार का प्रयोग करना चाहिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसको कई प्रकारों से अपन प्रबंधन कर सकते हैं। नहीं, मैं जैसे थोड़ा आपको बीच में रोकना चाहूँगा, जी, ये जी, जानना चाहूँगा, जी, जी। जैसे पौधे कुछ उकस गए, मान लो 1 एकड़ खेत है, उसमें कुछ पौधे उकस जी। गए, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए किसानों को? पौधों को वैसे ही रहना चाहिए या उनको उखाड़ फेंक देना चाहिए? देखिए यदि एक बार उगर गया है पौधा तो उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं हो सकता। कुछ दवाइयों का अपन प्रयोग करते हैं, जैसे जो भी सिस्टमिक फंजीसाइड होते हैं, जैसे बेविस्टिन पाउडर है, उसका अपन स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि चने में एक्चुअली क्या होता है, जो चने का खेत होता है वो पूरा खेत एक साथ नहीं उगरता है। जहाँ जहाँ पानी भरता है, जहाँ पानी रुक जाता है खेत में, आपको वहीं पर उगरा की समस्या देखने को मिलती है। ये पूरे खेत में पैचेस में दिखाई देता है, छोटे छोटे चित्ते जो बन जाते हैं, उन्हीं में जनरली ये दिखाई देता है। तो आपको ये चाहिए कि चने में हमने जैसे बताया कि आपको बीजोपचार करना सबसे पहले। साथ ही साथ आप यदि आपका खेत यदि ऐसा लगता है कि ये इस खेत में हमेशा चना होता ही है, उगर ही जाता है, तो आप उसमें चाहिए कि आप खरीफ के मौसम में सोरगम क्रॉप का एक बार प्रयोग जरूर करें, सोरगम जरूर लगाएं, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल होते हैं जिसकी वजह से यह जो हमारे फफूंद है उसको दबा देते हैं। दूसरा, अब जैसे किसान, ये तो हमारी खरीफ की बात होने लगी, तो कह लगे नहीं भाई रबी में हम क्या कर सकते हैं, तो रबी के लिए आपको चाहिए कि इसमें अलसी की एक एक लाइन लगा दें। अपन 3 लाइनें यदि इसकी लगा रहे हैं अपन चने की, तो 2 लाइनें अलसी की यदि लगा देते हैं तो ये उगरा की काफ़ी हद तक, इंटरक्रॉपिंग यदि यूज़ करते हैं तो उगरा की काफ़ी हद तक कंट्रोल दिखाई देगा। तो किसान भाई और डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया सलाह दी। आप जब बोनी कर रहे हैं तो बीच में अलसी हो जाए तो अलसी एक अंतर्वर्ती फसल हो गई, एक साथ 2 फसल हो जाएंगी। तो पहली बात जो सबसे अच्छी ये है कि उकटा रोग नहीं रहेगा, और हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है उकटा रोग की, इससे पूरा खेत का खेत फसल सूख जाती है। डॉक्टर साहब ये तो जो आप बता रहे थे चने की, जैसे प्रथम अवस्था में अगर हमारे किसान भाई उस पर नियंत्रण कर लें तो नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बहुत कभी कभी क्या हरी इल्ली के अलावा कोई और दूसरी इल्ली भी आ जाती है, जैसे सोयाबीन में आ जाती है? नहीं, इसमें वैसे तो नहीं आती, क्योंकि चने की इल्ली ही एक ऐसी इल्ली है हेलिकोवर्पा, क्योंकि वो कई फसलों में अटैक करती है। यही चने की इल्ली को ही हम जब अरहर में जाती है पॉट बोरर वाली जो इल्ली रहती है उसको बोलते हैं, कपास में जाती है तो कपास वाली इल्ली हो जाती है। तो यह एक क्रॉप बहुत सारी क्रॉपों को इफ़ेक्ट करती है, बहुत सारी फसलों में ये नुकसान पहुंचाती है। तो इसका पूरा लाइफ साइकिल उन्हीं सबको मिलाकर चलता रहता है, और उसकी जो युवावस्था है वो आकर हमारे इसमें चने के समय में चने को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था में ही इसको कंट्रोल कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये बताया, अब हमें ये बता दें संक्षिप्त में कि कोई जैविक नियंत्रण भी हो सकता है इनका? हाँ जी, इसका जैविक नियंत्रण की भी बात बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, पहले, दूसरी और तीसरी अवस्था में तो उसको अपन किसी भी केमिकल से स्प्रे कराकर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 4th और 5th स्टेज में यदि वो चली गई तो जैविक नियंत्रण ही एकमात्र उपचार बच जाता है। इसमें हम बीटी, बेसिलस थ्रूजेंसिस कर एक पाउडर आता है, बीटी के नाम से पाउडर आता है, उसका घोल बनाकर इसमें स्प्रे कर सकते हैं। आपको मैं एक आप ही के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। NPV एक बायो एजेंट आता है, उसका भी घोल बनाकर स्प्रे किया जा सकता है। किसान बंधुओं को यदि समझाने के लिए मैं बोलूँ तो किसान बंधुओं ने सब कुछ देखा हुआ है, सब प्राकृतिक रूप से। आप देखते होंगे कि चने में या अरहर के पौधे में कुछ इल्लियाँ लटकी हुई दिखाई देती हैं और ऊपर उस पर फफूंद हो जाती है और वो सड़ जाती है, लटकी लटकी सड़ जाती हैं। तो इन्हीं इल्लियों को इकट्ठा कर यानी इल्ली का रोग इल्ली को जल्दी लगता है, आदमी का रोग आदमी को ज़्यादा अच्छे से लगता है ना। इसी प्रकार ये जो NPV वायरस है, ये एक इल्ली को जो मारता है प्राकृतिक रूप से, उसी को इकट्ठा कर एक नया आप अपना खुद का भी इकट्ठा, मतलब सब इल्लियों को इकट्ठा करके एक मटके में डाल लें, घोल बनाएं, उसका घोल बनाकर उसका एक स्प्रे भी करेंगे तो यह चने की इल्ली हमारी कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने
हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी चने के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि अगर आप समय पे प्रबंधन कर लें तो निश्चित तौर से लागत भी कम होगी और चने की फसल भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में निरंतर नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। इन्हें जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। किसान को अपनी उपज की मार्केटिंग सीखना होगा। मध्य प्रदेश में रबी बुआई 135 लाख हेक्टेयर पहुंची। गेहूं की उन्नत किस्म MP 1378 विकसित। सरसों में रोगों की रोकथाम और चने में उकटा रोग का बचाव। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किसानों से अपने उत्पाद के मूल्य वर्धन में संलग्न होने और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग सीखने का आग्रह किया है। किसानों को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, किसान देश भर के लिए अनाज पैदा करने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करते हैं। श्री धनखड़ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास में किसानों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कृषि और पशुधन वैज्ञानिकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के सहयोग से किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। मध्य प्रदेश में रबी बुआई 135 लाख हेक्टेयर पहुंची। चालू रबी सीजन में गत वर्ष की तुलना में बुआई में तेजी आई है। अब तक लगभग 135.04 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 133 लाख 12 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस प्रकार लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 96% बोनी पूरी हो गई है। वहीं राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 84.63 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 93% है। वहीं राज्य में जौ, चना, मसूर की बोनी लक्ष्य से अधिक रकबे में हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 133 लाख 82 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 140.26 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। अब तक 135.04 लाख हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 84.63 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष राज्य में 90.71 लाख हेक्टेयर गेहूं बोने का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की उन्नत किस्म MP 1378 विकसित। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की उन्नत किस्म MP 1378 को विकसित कर किसानों को सौगात दी है। दरअसल प्रदेश एवं देश में गेहूं अनुसंधान में अग्रणी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा द्वारा गेहूं की उन्नत किस्म MP 1378 का विकास किया गया है। यह प्रजाति न केवल अधिक उत्पादन देगी, साथ ही महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे जिंक तथा आयरन से भी भरपूर है। इसमें लोहा तथा जिंक 40 ppm से अधिक विद्यमान है। यह प्रजाति भूरा एवं काला गेरुआ के प्रति अति प्रतिरोधी है। प्रचलित प्रजातियों की तुलना में इस प्रजाति की उत्पादन क्षमता लगभग 10% अधिक है। इसी वजह से यह प्रजाति राष्ट्रीय स्तर पर ICAR नई दिल्ली द्वारा किसानों के खेतों में उत्पादन हेतु 15 वर्ष के लिए अधिसूचित की गई है। रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अपनी बढ़वार अवस्था में है। इस समय फसल में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन बेहतर मिलेगा। सरसों में प्रमुख रूप से काले धब्बे वाला रोग, सफ़ेद रथुआ, डाउनी मिल्ड्यू तथा तना गलन प्रमुख है। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ या डाउनी मिल्ड्यू रोग दिखते ही डाइथेन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहराएं। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल अवश्य छिड़कें। यदि आपके क्षेत्र में सरसों में तना गलन रोग हर वर्ष आता है तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद बाबिस्टीन के 0.1% घोल का छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। यह उपाय करने पर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। चने में उकटा रोग का बचाव। चने का उकटा रोग सामान्य रूप से आता है। उकटा रोग की फफूंदी मिट्टी में रहती है तथा साल दर साल पनपते रहती है। इस रोग के नियंत्रण के बचाव के उपाय अधिक कारगर हैं। इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके मिट्टी में छिपी फफूंदी को नष्ट करना चाहिए। बुआई पूर्व बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अथवा 2 ग्राम थायरम
प्रति किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। इसी प्रकार हर वर्ष एक ही जमीन में चने की खेती नहीं करें। चने की रोगरोधी जातियां जैसे JG 315, JG 74, JG 11, JG 130, JG 16 भारती, JG 63, JG 322, विजय श्वेता, काक 2, BG 1053 इत्यादि ही लगाएं। चना के साथ अलसी की अंतर्वर्ती फसल लगाएं। 2 कतार चने के साथ 1 कतार अलसी की लगाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि खबरें खेती का भी आपने जान लिया कौन कौन से नए अनुसंधान हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि चने की फसल में समय पे अगर नियंत्रण कर लें, अगर नहीं कर पाए तो बाद में स्प्रे कर दें। और ख़ास तौर से अगर आप जैविक नियंत्रण करें तो निश्चित तौर से चने की फसल में आपको अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि बाज़ार में इसका अच्छा भाव मिलता है। किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।